आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं अपने हुँ, मित्र मनोज कुमार झा, जो दरअसल हुँ, 2 बार के सांसद हैं और साथ ही हुँ, साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक बहुत ही भावभीनी चिट्ठी मुख्य न्यायाधीश को लिखी है। उसके 2 पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूँगा। क्योंकि इनके जो 2 पैराग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण हैं और चूँकि वो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसलिए वो उसकी गंभीरता को अच्छी तरीके से समझते भी हैं कि जो कुछ उन्होंने लिखा है उसका अर्थ क्या है और ये हमारे देश के सभी नागरिकों को सुनना भी चाहिए और इस पर बहस भी करनी चाहिए और विमर्श भी करना चाहिए और इस पर सोचना भी चाहिए। मनोज झा जी ने क्या लिखा है? मनोज जी कह रहे हैं, आ माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, सादर प्रणाम। आपकी हालिया टिप्पणियों में प्रयुक्त कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। चिंता केवल शब्दों के चयन की नहीं है, बल्कि उस हुँ, दृष्टिकोण की है जिसकी झलक इन टिप्पणियों में दिखाई देती है। जब एक संवैधानिक लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वालों की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत आक्रोश का मामला नहीं रह जाता। यह लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने वाला लगता है। महोदय, किसी संवैधानिक पद की नैतिक शक्ति केवल उसके अधिकारों से नहीं आती, बल्कि उससे आती है उस संयम, संवेदनशीलता और संवैधानिक नैतिकता से जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। हमारे न्यायिक इतिहास की यही सबसे सुंदर परंपरा रही है कि अदालतें शब्दों से भी लोकतंत्र की गरिमा प्रदान करती रही हैं। अमानवीयकरण की भाषा, चाहे वह काक्रोच की हो या परजीवी, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली शरणस्थली रही है। कभी लगता था कि इस तरह की भाषा न्यायपालिका की चौखट तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब महसूस होता है शायद हम ही बहुत मासूम थे। मिलॉर्ड मिलॉर्ड, लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, किसी प्रदूषण की तरह नहीं। हुँ, ये बहुत अद्भुत टिप्पणी मनोज झा जी ने लिखी है, जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल हुँ, साइंस पढ़ाते हैं। बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं। जो 2 चीजें उन्होंने लिखी हैं, उस पर गौर करने की बात है कि जो मुख्य न्यायाधीश की जो टिप्पणी है, वह लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने लगता है। और दूसरी बात, लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, किसी प्रदूषण की तरह से नहीं। मैं ये बात हुँ, समझ सकता हूं कि मुख्य न्यायाधीश महोदय जब ये टिप्पणी कर रहे थे, तो वो किसी गहरी उलझन में रहे होंगे हुँ, और उलझन में होने के 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि अक्सर मुख्य न्यायाधीश महोदय को व्यक्तिगत कारणों से उनको निशाना बनाया गया। उनके कुछ पुरानी उन पे जो आरोप लगे थे, उनको अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़े पैमाने में प्रचारित किया जाता रहा और उसके माध्यम से उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा किया जाता रहा या उनकी योग्यता पे सवाल खड़ा किया जाता है। मैं उस बहस में बिल्कुल नहीं जानना चाहता हूँ। दूसरा, जुडिशरी की जो साख है, वो पिछले दिनों बहुत गिरी है और ये बात भी मुख्य न्यायाधीश होने के नाते उनको विचलित करती होगी और हो सकता है इससे संबंधित कोई घटना या दुर्घटना हाल ही में हुई हो जिससे वो अपने आप को पूरी तरीके से उऋण ना कर पाए हो और वो विचलित रहे हो। तीसरी बात, कोई दूसरे तरीके का संस्थानिक दबाव उनके ऊपर हो और वो दबाव किसी से वो शेयर ना कर पा रहे हो और उसको वो पचा भी ना पा रहे हो, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। कुछ कभी-कभी ये भी होता है कि हम संविधान के शीर्ष पद पर बैठे हों, लेकिन हम इंसान होते हैं और चूंकि इंसान होते हैं, इसलिए हमारी भी प्रतिक्रिया कभी-कभी वैसी ही होती है और हमें भूल जाते हैं कि मुख्य न्यायाधीश महोदय भी एक इंसान है, एक मानव है, भारतीय है। तो उनसे भी वो गलतियां हो सकती हैं, उनके अंदर भी वो दिक्कतें हो सकती हैं जो मेरे जैसे इंसान के अंदर होती हैं। कि जैसे मैं कभी-कभी अपना टेम्पर लूज़ कर जाता हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं नाराज़ हो जाता हूँ, मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आम हर आदमी करता है। तो हो सकता है इस तरीके की कोई गलती उनसे हुई है। लेकिन
इनसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब आप संवैधानिक संस्था के शीर्ष पर बैठे हो, जब आप जुडिशरी के शीर्ष पर बैठे हो, तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं, ये सिर्फ आपको प्रभावित नहीं करती बल्कि इस देश की के एक-एक इंसान को प्रभावित करती है। इसलिए संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए लोग, जो 140 करोड़ लोगों को जिनकी बातें प्रभावित करती हैं, उनको अपनी व्यक्तिगत उलझन, अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन, अपने अंदर की व्यक्तिगत निजी भावनाओं को जागृत करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन चूंकि वो इंसान इसलिए हो सकता है उनके मुंह से ये गड़बड़ियां निकली। 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है जो बात मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आप इस देश के बेरोजगार लोगों पर आप एक नृशंस टिप्पणी कर रहे हैं। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रहना चाहता, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर का बेटा हो, चाहे वो तमाम अंबानी अडानी का बेटा हो, कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहता। बहुत कम लोग होंगे जो बेरोजगारी की जिंदगी को जीना चाहते होंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहता। और अक्सर जिस सिस्टम की वो बात कर रहे हैं, वो सिस्टम ही ऐसे बेरोजगार लोगों को पैदा करती है। बेरोजगारी के लिए अगर कोई एक शख्स जिम्मेदार है, कोई एक संस्था जिम्मेदार है, तो पूरा का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और जिस गति से इस देश के अंदर बेरोजगारों की फौज इकट्ठा हो रही है, उसके लिए इस देश के हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। तो मैं मुख्य न्यायाधीश महोदय से गुजारिश करूंगा कि कम से कम उन्हें बेरोजगारों का मजाक उड़ाने से बचना चाहिए था। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, मुख्य न्यायाधीश है इस देश के, लेकिन अगर उनसे गलती हुई है तो ये आप बेरोजगारों का मजाक न उड़ाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, बहुत आहत हैं। रोज किसी न किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की कोई न कोई लीक हो जा रही है। जो 22 लाख लोग नीट की वजह से वो सब तो बेरोजगारी है ना, वो सब तो नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जब वो अपने रोजगार के हित के लिए जब सड़कों पर उतरते हैं, तो यही सिस्टम, यही सरकार उनके ऊपर लाठियां बरसाती है, चाहे वो छोटी-छोटी बच्चियां हो, चाहे वो बच्चे हों। उनका मजाक तो मत उड़ाइए प्लीज, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.